अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, मौजूदा मशरिक़ वस्ता हालात में ईरान की खारजा पॉलिसी एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां बाजार सिफारतकारी, मुज़ाहमत और इलाकाई तवाज़ुन के दरमियान एक नई हिकमत अमली तश्कील दी जा रही है। मगर सवाल यह है कि क्या यह तब्दीली वाकई लचक की तरफ इशारा है या महज हालात का तकाजा? ईरान की अवाम क्या जंग के तसलसल के हक में है या किसी बावकार सीज़ फायर के ख़्वाह? मौजूदा जंगी सूरत हाल क्या डोनाल्ड ट्रंप की तवक्कुआत के बरक्स इस नहज पर पहुंची कि जंग बंदी की तजावीज़ सामने आई? और अगर ऐसा है तो फिर 15 नुकाती अमरीकी प्लान को ईरान यकतरफा और गैर मुनसिफाना क्यों करार दे रहा है? क्या इस गहरी अदम एतमाद की फ़ज़ा में मुज़ाकरात वाकई कोई मौसर रास्ता फ्राहम कर सकते हैं या ये महज वक्ती हरबा है? ईरान किस हद तक बैकडोर डिप्लोमेसी पर इन्हिसार कर रहा है? और क्या माजी के तल्ख तजुर्बात के बावजूद किसी नए मुआहदे की गुंजाइश बाकी है? मजीद यह कि पाकिस्तान और तुर्की की मुसालहती कोशिशों को तेहरान किस नज़र से देख रहा है? और क्या आलमी ताकतें इस तनाज़े को महदूद रखना चाहती हैं या अपने मफादात के लिए इसे तूल दे रही हैं? दूसरी जानिब खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में एक मुनज़्ज़म और पेचीदा डिसइंफॉर्मेशन मुहिम बेनकाब हुई है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चला रहा है। मुबैना तौर पर जाली ईरानी शनाख्तों और घोष सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ऐसा बयानिया तश्कील दिया गया जिसका मकसद पाकिस्तान को ईरान मुखालिफ और मगरबी मफादात का हामी जाहिर करना था, जबकि इस प्रोपेगेंडे को अफगानिस्तान से ऑपरेट होने वाले नेटवर्क्स के जरिए फैलाया गया। माहिरीन के मुताबिक इस मरबूत मुहिम का हदफ न सिर्फ पाकिस्तान की आलमी साख को मुतासर करना बल्कि मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सबोताज करना और आलमी इस्लाम में तकसीम पैदा करना भी था। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस तरह की सरगर्मियाँ खित्ते के अमन, सिफारतकारी और इस्तेहकाम के लिए एक संजीदा खतरा है। इसी पर बात करेंगे जी। हमें ज्वाइन कर लिया साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब ने। अली सरवर नकवी साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अली सरवर नकवी साहब, अब तो मुज़ाकरात की मेज़ ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, कल वो पाकिस्तान पहुँच रहे हैं और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात होगी। फिर एक रोज़ के बाद उनकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होगी। ये जो सिफारती कोशिशें हो रही हैं, कितनी ये सिंसियर एफर्ट्स है और इन मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल के हवाले से आप कितने पुरुमीद हैं कि कामयाब हो सकते हैं? देखिए, बात यह है कि जंग एक सूरत है और मुज़ाकरात और अमन उसके आखिर में वो एक और सूरत है। तो जंग हमेशा इनडेफिनेटली नहीं चल सकती है। जंग किस हद तक जाएगी, लोग दोनों फरीक की सलाहियत, लड़ने की कैपेबिलिटी, वो कब तक चलेगी। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया मुज़ाकरात। आज से 1-2 हफ्ते पहले मुज़ाकरात की बात नहीं हो रही थी। अब जिस तरह इस सारे मामले ने तूल पकड़ा है और जो इस पे गुफ्तगू का फोकस आ गया है, तो मेरा ख्याल है कि कुछ होगा। अब बात यह है कि ईरान डटा हुआ है, ईरान लड़ रहा है और ईरान इसमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं रखता, इसलिए कि जो 15 नुक्ते के जो पीस प्लान, जो अमन का जो मंसूबा सदर ट्रंप ने ईरान को भिजवाया है, वो ईरान को कबूल नहीं है। लेकिन मुज़ाकरात की सूरत में ये होता है कि पहले मैक्सिमलिस्ट पोजीशन दी जाती है। तो जो अमेरिकन है उनकी एक मैक्सिमम पोजीशन है, ईरान की भी एक मैक्सिमम पोजीशन है जो उसके 5 नुक्ते की का जो जवाब था। तो अब दोनों अपनी अपनी पोजीशन तो बता चुके हैं। कोशिश ये होगी कि इन दोनों को मेज पे लाया जाए। जब वियतनाम की जंग हुई थी तो डॉक्टर किसिंजर और उनके जो वजीर खारजा थे वियतनाम के, लू डक थू, जो मुझे नाम अभी तक याद है, वो लोग पेरिस में मिले थे और गुफ्तगू उसकी शुरू हुई थी। दोनों की बड़ी हार्ड पोजीशंस थी, लेकिन बाद में उस पे पीस का, अमन का मुआहदा भी हो गया। तो नकवी साहब, मसला ये ना कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है सर।
ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। दो दफ़ा मुज़ाकरात जब चल रहे थे एंड मुज़ाकरात के मौके पर ही ईरान पर हमला किया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 5 दिन का ब्रेक लिया था कि ईरानी जो तवानाई तनसीबात हैं उस पर हमला नहीं किया जाएगा, फिर उन्होंने 10 दिन को उससे मज़ीद एक्सटेंड कर दिया। लेकिन अब भी इसराइल ने अभी कुछ देर पहले ही ईरान की तवानाई तनसीबात को टारगेट किया है। तो एक तरफ मुज़ाकरात की एफर्ट हो रही है, दूसरी तरफ जो एतमाद साजी की कोशिश की जा रही थी उसको भी धचका लग रहा है। देखिए, बात यह है कि जब ये ऐसा होता है, जब दोनों की पोजीशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, लड़ाई चल रही होती है, तो उसमें पीस के अमन के गारंटर्स होते हैं जो जमानत दें कि अमन कायम रहेगा। तो गारंटर्स जो है ना, मैं समझता हूं कि रूस और चीन भी बैठे हैं, वो दोनों बड़ी ताकतें हैं और उनको गारंटर का रोल इख्तियार करना चाहिए। अच्छा, अब आया ये होता है कि नहीं, ये अब कोशिशों पे डिपेंड करता है, ये और मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये सही आप कह रहे हैं कि ईरान के साथ जाती हुई 2 मरतबा वो गुफ्तगू के लिए बैठा मुज़ाकरात में, और दोनों मरतबा एकदम से हमला हो गया। तो ये बात दुरुस्त है, ईरान ट्रस्ट नहीं करता, और ट्रस्ट ही सबसे अहम बात है जब तक एतबार ना हो। आज ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से हमारे वज़ीर आज़म की गुफ्तगू हुई है 1 घंटे से ज़्यादा की, टेलीफोन पे। तो मैं समझता हूँ कि यही सारी बातें जो हैं वो ज़ेरे गुफ्तगू आई होंगी, ज़ेरे डिस्कशन जो अंडर डिस्कशन रही होंगी। तो ये आगे चल के इसमें भी बहुत से वो हैं, रुकावटें बहुत सी हैं, बहुत सी बॉटलनेक्स हैं, लेकिन कोशिश अमन की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये जंग अब ज़्यादा दिन इसको नहीं चलना अच्छा चाहिए। नकवी साहब, जब आप गारंटर की बात करते हैं, आप जामिन की बात करते हैं, तो आपने रूस और चाइना का जिक्र किया है। अभी तक पूरे 1 महीने के अंदर हमने देखा कि रूस और चाइना ने बड़ा कैलकुलेटेड अपना रिस्पांस दिया है। अभी पाकिस्तान चूंकि उसको बाकायदा तौर पर लग ही रहा है कि प्रॉपर एक सालिसी का रोल जो है वो मिल चुका हुआ है, पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान भी शायद अगर जामिन के तौर पर सामने आ सके, और ऐसे मौके पर जब ईरान हमारा हमसाया है, खलीजी ममालिक के साथ हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये एक हसास मामला भी बन जाता है कि पाकिस्तान की पोजीशन इसमें क्या होगी। पाकिस्तान को अपनी सिफारतकारी में किस एहतियात की ज़रूरत है? पाकिस्तान सहूलतकार है, पाकिस्तान फैसिलिटेटर है, पाकिस्तान गारंटर नहीं है, पाकिस्तान जमानत नहीं देगा, नहीं दे सकता है, इसलिए कि पाकिस्तान के काबू में ये सूरत तो नहीं है कि दोनों जो फरीक हैं वो जो जंग कर रहे हैं, इजराइल को हम तो रिकग्नाइज भी नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान सहूलतकार है और वो इसमें हेल्प कर सकता है, पाकिस्तान गारंटर नहीं हो सकता है। तो ये, और ईरान को गारंटर की जरूरत है, क्योंकि ईरान पिछले 2 मरतबा के तजुर्बे के बाद वो नहीं यकीन रखता कि ये इजराइल और ईरान वो उसकी जो भी मुआहदे की बातें होंगी उस पर अमल दरामद करेंगे। तो ये मसला तो है। मैं कल ईरान के सफीर से भी मिला हूँ, वो उन्होंने मुझे बुलाया था मीटिंग के लिए, तो वो भी ट्रस्ट की बात कर रहे थे। तो ट्रस्ट एक एतबार बहुत ज़रूरी आंसर है इस सारे मामले में, और इसका भी हल होना है। लेकिन अब पाकिस्तान दूसरी कोशिश ये कर रहा है कि इलाकाई ताकतों को, उसने कल मदऊ किया है, उनके वज़राए ख़ारजा इस्लामाबाद आ रहे हैं जी। तो उनसे भी हमारे वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म की गुफ्तगू होगी, और ये सिलसिला अभी चल रहा है। ये इसमें देखना ये है कि आगे कोई हल निकल पाएगा कि नहीं, लेकिन कोशिश करनी ज़रूरी है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान बड़ी भरपूर कोशिश कर रहा है और इस
कोशिश को पूरी दुनिया एक्नॉलेज भी कर रही है। लेकिन नकवी साहब, कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो कि इस सारे प्रोसेस को सबोताज करने की कोशिश कर रही हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं, डिस इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं, और ख़ास तौर पर उसके ताने बाने वो भारत से और अफगानिस्तान से मिल रहे हैं। कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके ज़रिए पाकिस्तान के इन एफर्ट्स के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सर, ये इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को कैसे आगे बढ़ना होगा? पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए अब? इसको भी काउंटर करना है। देखिए ना, भारत तो एक बहुत ही गैर जिम्मेदार इलाकाई पावर है, जो कि बार बार ये वाजे हुआ है कि भारत बहुत गलत किस्म के अप्रोचेस और पॉलिसीज अख्तियार करता है। वो पहले ईयू की डिसइंफो लैब का पता लगा था, जिसके तहत 700 फेक झूठी मुख्तलिफ न्यूज एजेंसीज और थिंक वेबसाइट्स, टैंक्स बिल्कुल। और ये मीडिया आउटलेट्स वो उन्होंने सारे चला रखे थे, जिसको वो पैसे देते थे। तो ये चीजें जो हैं, ये हैं, इनको काउंटर करने की जरूरत है। लेकिन भारत की अब क्रेडिबिलिटी बहुत कम है, और उसकी जो ये सब हरकतें हैं, ये अब वाजे हो चुकी हैं दुनिया को। भारत अब उस तरह की हाई क्रेडिबिलिटी नहीं रखता जो कि उसके पास पहले थी। अच्छा नकवी साहब, अभी जब मुज़ाकरात की कामयाबी की बात कर रहे हैं, और मुज़ाकरात के लिए अभी जो 5 नुकात ईरान की तरफ से जो सामने आए हैं और 15 नुकात जो है अमेरिका की तरफ से सामने आए हैं, कुछ लोग अभी भी बड़े पुरुमीद हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। तो वो तो सबको पता है कि 27 फरवरी की पोजीशन पे अगर तमाम दोनों पार्टी चली जाए तो मुज़ाकरात की ज़रूरत ही ना पड़े। तो क्या 27 फरवरी की पोजीशन पर ये दोनों स्टेक होल्डर्स जो हैं वो जाने के लिए तैयार होंगे, और फिर क्या हम उम्मीद रखें कि मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? उम्मीद तो रखी जानी चाहिए, मगर इसमें रुकावटें भी बहुत हैं, मुश्किलात भी बहुत हैं, और ये बहुत मुमकिन है कि अभी ये कामयाब ना हो, लेकिन उसके बाद फिर कोशिश की जाएगी। ये सिलसिला जो है, ये एक शुरू हुआ है, जो कि आगे इसको आगे बढ़ाना है, और पाकिस्तान इसमें कोशा है। बिल्कुल। और सर, ज़ीरो न्यूक्लियर पॉलिसी है, क्या वो ईरान को इतने बड़े नुकसानात के बाद, जब उनकी टॉप टियर की लीडरशिप जो है वो शहीद कर दी गई है, अब मुज़ाकरात की टेबल पर ज़ीरो न्यूक्लियर पॉलिसी ईरान को काबिल कबूल होगी आपके ख्याल में? ये तो कहने की बात अब ईरान तय करेगा ही, मैं तो नहीं जवाब दे सकता इसका। लेकिन जंग में ये होता है, जब वियतनाम में जो तबाही मची थी, नेपाम बॉम्ब उनके ऊपर हजारों की तादाद में अमेरिका ने फेंके थे, तो आखिर उस वक्त भी ये कहा जा सकता था कि वियतनाम अमन के मुज़ाकरात के टेबल पे नहीं आएगा, लेकिन फिर आया था। और ये नुकसानात होते हैं, उनके जो पीस प्लान है उसमें उन्होंने ये इसका मुआवजा भी मांगा है, कॉम्पनसेशन मांगा है जो नुकसानात ईरान को हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी डिस्कशन होनी होगी, और जब इस पे कोई नतीजा निकलेगा तभी मामला एक तरफ तो नकवी हल को साहब, पहुंचेगा। ईरान और खलीजी ममालिक के ताल्लुकात की एक पूरी हिस्ट्री जो है वो हमारे सामने मौजूद है, और कुछ इल्ज़ामात ये भी लग रहे हैं कि जो खलीजी ममालिक है ना, अब उनको कमज़ोर ईरान चाहिए। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? नहीं, इत्तेफाक करने की क्या बात है, वो उनकी ख्वाहिश है, वो जी। उनका उनका मुतालबा है। लेकिन इस वक्त दुनिया में जो सूरत हाल है, वो जिस तरह इवॉल्व करेगी, वो उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो भी ईरान कमजोर होता है या मजबूत और या ताकतवर रहता है, इसका अभी नहीं कहा जा सकता। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली सरवर नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया, और जैसा कि जो एफर्ट्स हो रही थी उस हवाले से बात हो रही थी। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है ईरानी सहाफ़ी मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब ने भी। ईरान की भी कुछ सूरत हाल जान लेते हैं। मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकरी साहब, अभी तक कुछ कन्फ्यूजन कुछ लोग फैला रहे हैं कि आया ईरान मुज़ाकरात चाहता है या नहीं चाहता, आया उनकी अंदर जो है कोई तकसीम इसमें मौजूद है या नहीं है। ये ज़रा आप बताइए कि जो ईरानी अवाम है वो उनकी इस मामले पर, मुज़ाकरात के मामले पर अभी तक क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको, आपके मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट, टीम मेंबर्स और
पूरा पाकिस्तानी अवाम को तेहरान से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईरान एक बहुत ही इंस्टीट्यूशनल मुल्क है, इसमें इंस्टीट्यूशंस बहुत पावरफुल है। और अब नया जो सुप्रीम लीडर आए हैं, इनकी तकरीबन मैं आपको अगर कहूं कि 85 to 90% लोग बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, तो ये गलत बात नहीं होगी। उसके साथ साथ अगर सुप्रीम लीडर डिसाइड करते हैं कि हमें जंग करनी चाहिए, तो ये चूनो चरा के बगैर जंग करेंगे, जारी रखेंगे। और अगर ये कहते हैं कि हमें मुज़ाकरात करनी चाहिए, तो ये मुज़ाकरात करेंगे। ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इसमें कोई दो राय ईरान के अंदर नहीं पाई जाती, स्पेशली इस जंग की सिचुएशन में। अवाम और गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट और सुप्रीम लीडर की जो ख्वाहिश है वो ये है, जब तक ईरान के मुकद्दस सरजमीन के ऊपर बमबारी होती रहेगी, चाहे वो इसराइल की तरफ से हो, अमेरिका की तरफ से हो, क्योंकि हम दोनों, ये जो दोनों मुल्क हैं, हम इनको एक ही समझते हैं। तो जब तक बमबारी और जारहियत जारी है, उस वक्त तक कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। और नेगोशिएशन उस वक्त होगी जब सबसे पहले ये अपना फायर रोक दें, और उसके साथ साथ हमारी जो शराइत है उसके ऊपर ये रजामंद हो कि इसके ऊपर बात करने को तैयार है, या ये राजी हैं कि शराइत के ऊपर बात हो जाए। अगर ये हमारे शराइत को नहीं मानना चाह रहे हैं, और जैसे कि विटकॉफ कह रहा है, ट्रम्प को पीस चाहिए लेकिन बाय फोर्स पीस चाहिए, तो ईरानियों ने पिछले 1 महीने के अंदर दिखाया है कि इनका जो फोर्स है ईरानियों के ऊपर असर नहीं कर रहा। और अगर पीस बाय फोर्स चाहते हैं, तो इनको सिर्फ और सिर्फ रिटेलिएशन में ईरान की मिसाइल ही मिलेगी। इसलिए मैं समझता हूँ जो जनरल परसेप्शन है ईरान के अंदर वो ये है, हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारी ऊपर बमबारी हो और आप हमें मुज़ाकरात की पेशकश करें। ये नहीं हो सकता। तो बाकरी साहब, अभी रिसेंटली हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। काफ़ी तवील गुफ्तगू थी, तकरीबन 1 घंटा। तो ईरान इस हवाले से क्या सोच रहा है, जो पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा है? अभी कल मिस्र के वज़ीर ख़ारजा, सऊदी वज़ीर ख़ारजा और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे, और उस मकसद यही है कि कोई मुज़ाकरात की रास्ता निकाला जाए। तो ईरान की आला क़यादत पाकिस्तान की एफर्ट्स को कैसे देख रही है, और अगर मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर शुरू होते हैं तो वहाँ से कौन नुमाइंदगी करेगा? मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ पे स्टेटमेंट जारी किया, हम तक पहुँच गई ये स्टेटमेंट, जो इन्होंने तफसीली गुफ्तगू की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ। उसमें यही बातें हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान, ईरान के अवाम, ईरान का गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट, खास करके सुप्रीम लीडर, पाकिस्तान का बहुत ममनून और शुक्रगुजार है। पाकिस्तान के अवाम के शुक्रगुजारी इसलिए कि इन्होंने भरपूर साथ दिया, ईरान का साथ दिया इन्होंने। और गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इतने टफ सिचुएशन में, हाल के इनके अपने भी बहुत सारे स्टेक्स थे। हम जानते हैं कि पाकिस्तान भी इस जंग में बहुत सारा स्टेक है पाकिस्तान का। इसके बावजूद ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जारहियत को रोक लें और मुज़ाकरात को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात थी। दूसरी बात थी, प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान साहब ने बहुत क्लियरली शहबाज शरीफ साहब को बताया कि ये जो अदम एतमाद है अमेरिका के ऊपर और इसराइल के ऊपर, ख़ास तौर पे नेगोशिएशन के हवाले से, हम 2 दफ़ा इनको आजमा चुके हैं, और दोनों बार नेगोशिएशन के मिड्स में ही हमारे ऊपर अटैक हो गए। और यही जो मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया, जब तक हमारे ऊपर जारहियत जारी रखेगी इसराइल और अमेरिका, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि ईरान जंग चाहता है। ईरान जंगबंदी चाहता है, लेकिन ऐसा जंगबंदी जो बार बार इनके ऊपर जंग रीस्टार्ट ना कर सके। तीसरी जो बात थी, शहबाज शरीफ साहब ने भी ईरान का शुक्रिया अदा किया कि कुछ मुल्कों को इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाज़त दी, जिसमें पाकिस्तान के भी जो शिपमेंट थे वो भी उनको गुजरने की इजाज़त मिली है, विदाउट एनी बार्गेनिंग, कोई बट्टा वसूल करने के बगैर या कुछ और शराइत लिए बगैर। पाकिस्तान का झंडा है तो इन्होंने गुजरने दिया। तो एक बहुत बेहतरीन, आपको बताऊं, अंडरस्टैंडिंग है ईरान और पाकिस्तान के बीच में। मैं बार बार यही अर्ज कर चुका हूं, लास्टली यही भी बताऊंगा कि ट्रम्प के ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल काम है, और पाकिस्तान बहुत चैलेंजिंग काम कर रहा है, क्योंकि ट्रम्प और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने मफादात के लिए
किसी को भी कुर्बान कर सकते हैं, किसी मुल्क को भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को बहुत होशियारी के साथ काम लेना होगा, लेकिन पाकिस्तान के अवाम, ईरानी गवर्नमेंट पाकिस्तान तशक्कुर तशक्कुर के नारे ही लगा रहे हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान तशक्कुर के नारे ही लग रहे हैं। आखिर में क्विकली अगर आपसे मैं पूछ पाऊँ, इस वक्त किस लेवल की वहाँ पर बमबारी हो रही है, कितने हमले हो रहे हैं? क्योंकि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था तवानाई तनसीबात पर मजीद 10 रोज़ जो है वो हमले नहीं होंगे। इसराइल की तरफ से अभी दोबारा हमला किया गया ईरान की तवानाई तनसीबात पर। तो इस वक्त वहाँ पर करंट सिचुएशन क्या है? कल रात और आज बहुत भारी किस्म के बमबारी कर रहे हैं ईरान के ऊपर। और इसके अलावा अमेरिकी अदारे ACLED ने आज एक रिपोर्ट शाया की है। उसमें इन्होंने, ये अमेरिकन रिपोर्ट है, ईरानी नहीं है, याद रखें। तो इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए ये रिपोर्ट दी है कि अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर 2101 बार ईरान के ऊपर फ़ज़ाई हमले कर चुके हैं, और ईरान ने रिटेलिएशन में 1115 से 15 बार इसराइल के ऊपर और अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर रिटेलिएशन वेव्स में मिसाइल्स और ड्रोन्स हिट कर चुके हैं। तो ये जंग का सूरत हाल है, भारी किस्म की बमबारी वो भी कर रहे हैं, ईरान भी रिटेलिएशन कर रहा है। ठीक है, दोनों जानिब से इस वक्त हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब, आपने में वक्त दिया। आज एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक पेचीदा सियासी मरहले से गुजर रही है। इस वक्त पार्टी के अंदर तंजीमी और स्ट्रेटेजिक खामोशी कई सवालात को जन्म दे रही है। ईद के बाद रिहाई फोर्स के ऐलान के बावजूद सुहेल आफरीदी की खामोशी क्या किसी अंदरूनी हिकमत अमली का हिस्सा है या दबाव का नतीजा? और उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी क्या उनके सियासी मुस्तकबिल के लिए एक संजीदा खतरा बन सकते हैं? मजीद ये कि अली अमीन गंडापुर के बाद सुहेल आफरीदी क्या वाकई पार्टी और खान साहब की तवक्कुआत पर पूरा उतर रहे हैं या क़यादत के अंदर कोई नया खला पैदा हो रहा है? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का यह कहना है कि लगता है कि PTI खुद ये चाहती है कि इमरान खान जेल में रहें। PTI वाले कहते हैं कि जितनी देर इमरान खान जेल में रहेंगे उतने ही उनके मज़े हैं। उधर अडयाला जेल में मुलाकातों पर मुसलसल पाबंदी और उसके बाद पार्टी की सुस्त रफ्तार सियासी मुहिम ये तासुर क्यों दे रही है कि PTI दिफाई पोजीशन में आ चुकी है? तो क्या वाकई तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल गैर यकीनी हो रहा है जैसा कि हुकूमती हल्के दावा कर रहे हैं, या फिर ये खामोशी किसी बड़े सियासी सरप्राइज से पहले का वक्फा है? इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर लिया है रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने। सेनेटर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हुमायूं साहब, वो जो ईद तो गुजर चुकी है, ईद के बाद कोई तहरीक वगैरह शुरू होनी थी, वो अलग बात है कि ईद से पहले भी 8 फरवरी को आप लोगों ने एहतजाज किया था। तो अभी तक उस तहरीक के क्या खदोखाल हैं, वो कब शुरू कर रहे हैं और उसके क्या मकासद हैं? क्या इस दफ़ा वो कामयाब हो सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, जो जितना मुझे इल्म है वो तहरीक मेरे ख्याल में स्टार्ट हो चुकी है। उसके लिए अभी जो CM साहब है उन्होंने कर लिया था कि हम मेंबर साजी स्टार्ट करेंगे और उसके ऊपर सारी चीज़ें करेंगे। तो जितने भी प्रेसिडेंट थे मुख्तलिफ सूबों के, उन सब को, जो पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उनको बुला के वहाँ से एक तंजीम साजी और एक नया वो तरीका स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएगा। बाकी डिटेल्स आप मेरे ख्याल में, चूँकि चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद ये कहा था, और तो आप उनसे डिटेल्स वो कर लें कि वो किस लिहाज से करना चाहते हैं। मुझे उस डिटेल्स के बारे में इल्म नहीं है, तो मैं इसलिए अभी बता नहीं सकता, लेकिन जनरली इट विल स्टार्ट। हाँ, अब इसमें देखिए, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब होता है ना, जब कोई अनपढ़ इंसान होता है तो पढ़ा लिखा नहीं होता, या उसको इंग्लिश सही समझ नहीं आती, क्योंकि हर लैंग्वेज के अपने बात चीज़ें होती हैं। तो वो जब आप फोर्स की बात करते हैं तो वो समझते हैं फोर्स मींस के जो एक जो फिजिकल फोर्स होती है उसको वो कहते हैं। हालांकि जो टास्क फोर्स होता है या फलाना फोर्स होता है, ये मुख्तलिफ ऐसे होते हैं कि यू आर ट्राइंग टू जैसे अब उसमें था ये स्टार वॉर्स में होता था, मे द फोर्स बी विद यू, या अल्लाह ताला आपको ताकत दे, ये सारी चीज़ें हो जाती है। ये एक किस्म का होता है कि आप एक कोशिश करते हो, उस कोशिश के पीछे मुहर्रकात जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये एक पीसफुल फोर्स है जो कि मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ जावियों से पाकिस्तान के अंदर और जो है ना एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन या पीसफुल मूवमेंट या पीसफुल, आप ये समझ लें कि लेट्स से हम 100 बंदा या 500 बंदा या 5000 बंदा
मशल बर्दारी लेकर एक जगह जाके बैठ जाए, ठीक है। दिस इज समथिंग विच कुड बी देयर। इट कुड बी कि भाई हम लोग किसी जगह पे कोई अलामती कोई ऐसी चीज करें कि जिसका इम्पैक्ट जो है ना वो मुल्क के अंदर भी हो और जो बाकी दुनिया देख रही है उनको भी पता चले कि यार ये कोई चीज कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इसी तरीके से होता है। दिस इज तो हुमायूं साहब ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये फोर्स करेगी क्या? क्या ये रोड्स को ब्लॉक करेगी? क्या ये रेलगाड़ियों की जो रास्ते हैं उनको ब्लॉक करेगी? क्या मुल्क में एक रास्ता दूसरे रास्ते से जो है वो कट जाएगा? क्या तोड़फोड़ होगी? क्योंकि इस पे बड़े सवालात उठ रहे हैं और आपके जो सियासी मुखालिफिन हैं। मुझे एक बात बताएं, अभी आप मेरी बात सुन रहे थे, मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन या पीसफुल प्रोसेस। उसमें आपने तोड़फोड़ कहां से ले आए हैं लफ्ज? तो जब आप फोर्स की बात करते हैं तो आपके सियासी मुखालिफिन ये कहते हैं कि फोर्स बनाने का इख्तियार जो है वो सिर्फ हुकूमत के पास मौजूद है, कि सियासी पार्टी जो है वो फोर्स नहीं बनाती। मैंने स्टार्ट में मैंने कहा था कि बाज लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, वो फोर्स का मतलब समझते हैं कि ये फिजिकल फोर्स है, हालांकि फोर्स में टास्क फोर्स में कोई फिजिकल फोर्स नहीं होती। मतलब अगर उनको अंग्रेजी समझ आती हो, वो इमरान खान वैसे तो नहीं कहते ना कि एक तो ये अनपढ़ हैं, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते अपने आप को। देखिए, वो पार्टी जिनकी लीडरशिप ये समझती है कि शऊर से आपको कुछ नहीं मिलता, शऊर से आपका पेट नहीं भरता, शऊर से आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, आप उन लोगों के साथ क्या बहस करोगे? मुझे एक बात बताएं, हम जब छोटे थे ना, तो मेरे ख्याल में एक किताब आती थी मौत का मंजर मरने के बाद। उसमें एक किस्सा आया था, वो ये हुआ था कि किसी से कहते थे कि किसी ज़माने में जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम होते थे तो वो पहचाने जाते थे, वो एक इंसान के या किसी रूप में होते थे। उस किताब का एक ऐसा चीज़ है जो मेरे दिमाग में थी। तो वो कहीं भाग रहे थे, किसी शख्स से भाग रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि आप इससे क्यों भाग रहे हैं? आप तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हो, आप तो अल्लाह ताला के वो फरिश्ते हो जो सारे वही और सब चीज़ें लेकर आते हो। उन्होंने कहा मैं भाग रहा हूँ, ये जो पीछे शख्स आ रहा है इससे मैं भी भाग रहा हूँ, आप भी भागो, क्योंकि ये जाहिल है। तो उसी लिहाज से मैं कह रहा हूं, ये लोग जो है ना, जो कहते हैं कि शऊर से कुछ नहीं मिलता, इन लोगों से आपको भी भागना चाहिए, मुझसे भी भागना चाहिए और पूरे मुल्क को भी इनसे जान छुड़ाना चाहिए। चलें, अच्छी बात है सर, आपने क्लैरिफाई कर दिया है। आप ये कह रहे हैं ये बड़ी पुरअमन फोर्स होगी। शऊर की वजह से इंसान अशरफुल मखलूकात बना है। अशरफुल मखलूकात उर्दू टर्म है, इसका मतलब होता है जितनी भी मखलूकात है उसमें सबसे अशरफ इंसान है। क्यों? वो अच्छे और बुरे की तमीज कर सकता है। लेकिन वो आप बात आपकी ठीक है, लेकिन तासुर ये है कि जैसे कि आप विफाक पर चढ़ाई के लिए जो है पहले भी एक दो दफा आए, इस्लामाबाद किसने दिया है? मुझे एक बात बताइए, आपका अपना बनाया हुआ तासुर है ताकि मैं आपको भी उसी ग्रुप में डाल दूं, या ये आपका तासुर है क्योंकि ये अच्छा, मुझे चले मुझे बता दें, क्या 26 नवंबर को आपकी पार्टी ने प्रोटेस्ट करते हुए इस्लामाबाद नहीं आई थी? क्या वहां पर लाठी चार्ज नहीं हुआ? क्या वहां पर फायरिंग नहीं हुई? क्या वहां पर रोड ब्लॉक नहीं हुई? क्या वहां पर ताकत का इस्तेमाल नहीं हुआ? क्या आपको रोका गया? आप लोग पुरअमन रहे? कोई ताकत नहीं हुई थी। इस्लामाबाद आए थे, कोई ताकत नहीं इस्तेमाल हुई थी, किसी तरीके से नहीं हुई थी। हाँ, 26 नवंबर को गोलियां जरूर चली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर, और वहां पे शहादतें हुई थी, और उसकी शहादतों की शहादत इनकी अपनी पार्टी के लीडरशिप ने दी थी, जिसमें अमीर मुकाम ने कहा था कि स्वाद में उनके इलाके में एक डेथ हुई थी, जिसमें शायद खाकान अब्बासी ने कहा था कि उन्होंने मरी के एक शहीद था उसके वहां पे किया था, जिसमें एक दो और लोगों ने साउथ पंजाब के किसी ने कहा था, तो इनके अपने लोगों ने कहा था, वो कहा था। और बाकी उस दिन अगर कोई चीज गलत नहीं हुई थी तो उस दिन पिम्स को क्यों बंद कर दिया गया था, क्यों आउट ऑफ वो बाउंड्स कर दिया गया था? देखिए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल आते हैं। ये इनके जवाबात तब होंगे जब असल में इंसाफ वाली हुकूमत आएगी, जब ईमानदारी वाली हुकूमत आएगी, जब चोरों की हुकूमत जाएगी। क्योंकि चोर तो कभी ये नहीं कहेगा ना ये मेरे चोरी का सामान है, वो तो कभी ये नहीं कहेगा। ये लोग बगैर मैंडेट के बैठे हुए हैं, तो इस वजह से ये लोग कभी सच नहीं बोलेंगे। अच्छा सेनेटर साहब, ये बताइएगा, जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि आप पहले भी मुख्तलिफ तहरीकें जो है मुहिम आपने शुरू की, सियासी मुहिम आप पहले भी करते रहे हैं। 8 फरवरी को भी एहतजाज हुआ, उससे पहले भी आप लोग बाहर निकले, लेकिन उसके कोई नताइज उस तरह से सामने नहीं आए। अली अमीन गंडापुर को भी ओहदे से हटाया गया चूँकि उनसे जो तवक्कुआत थी वो पूरी ना हो सकी। अब सुहेल आफरीदी भी आ चुके जो कि एहतजाजी सियासत के अपने आप को चैम्पियन कहते हैं। अब भी वो तहरीक शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन जो है या मेंबर साजी मुहिम अब जाके वो शुरू कर रहे हैं। तो ये काम तो पहले भी हो सकता था, इसमें इतना डिले क्यों आ रहा है?
और इस दफा आप क्या मुख्तलिफ करेंगे कि उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है? देखिए, इमरान खान कभी ये कहना होता था, और मैं भी इस बात पे बिलीव करता हूँ। आप एक याद रखने, अब जब मैं लफ्ज़ कहूँगा तो फिर आप कहेंगे कि यार आप लोग जो है ना ये फिर फोर्स करो। जहाद का लफ्ज़ जो है ना वो जोहद से निकला है। जोहद का मतलब है कोशिश करना। अब कोशिश करने के लिए तलवार उठाना ज़रूरी नहीं है। जहाद बिल नफ्स भी हो सकता है। जहाद कोई भी ऐसी गलत काम जिसको आपने ठीक करना है किसी भी कोशिश के लिहाज से, जिसका एक्सट्रीम वर्जन है कि आप असला उठाएं, वो एक्सट्रीम वर्जन है। अदरवाइज आप थ्रू आउट कोशिश कर रहे होते हो। ये जो लोग जाके तबलीग कर रहे होते हैं या लोगों को तालीम दे रहे होते हैं, ये भी जहाद होते हैं। तभी वो शख्स जो अपने काम करने के दौरान में वो वफात पा जाए उसको शहीद कहा जाता है। मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। क्यों वो है? मेरा काम है कोशिश करना। उसका आउटपुट या उसका रिजल्ट मेरे इख्तियार में नहीं है, वो अल्लाह के इख्तियार में है। मेरे इख्तियार में है कि मैं ईमानदारी से एक काम के लिए कोशिश करूं। अल्लाह ताला किसी न किसी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो कर देगा। ये मेरा ईमान है। ये मेरा और मेरी पार्टी के बेतहाशा लोगों का ईमान है जी। कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इंशाअल्लाह ताला ये अगली हुकूमत बनाएगी। कब बनाएगी? इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत। और आपने कहा कि हमारा काम है कोशिश करना और देखते हैं वो कोशिश कामयाब होती है नहीं होती। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लैरिफाई कर दिया, जब रिहाई फोर्स की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि एक पुरअमन फोर्स, एक पुरअमन मुहिम, एक पुरअमन तहरीक हम चलाने जा रहे हैं, लेकिन सियासी मुखालिफिन इसको कोई और ही रंग दे रहे हैं। फिलहाल हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ईरान अमेरिका कशीदगी अगर मजीद कुछ दिन जंगी सूरत इख्तियार किए रखती है तो इसके असरात सिर्फ तवानाई की आलमी मंडी तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पाकिस्तान जैसी ज़रई मईशत पर भी गहरे और फौरी असरात मुरतब होंगे। तेल और डीजल की कीमतों में मतवक्के इजाफे ने न सिर्फ ज़रई लागत को बढ़ा दिया है बल्कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्यूबवेल ऑपरेशंस और ज़रई मशीनरी के इस्तेमाल को भी महंगा कर देगा, जिसके बायस गंदम की कटाई और इसकी बरवक्त तरसील एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। इसके अलावा खाद और ज़रई अद्वियात की कीमतों में इजाफा किसान की पैदावारी सलाहियत को मज़ीद महदूद कर सकता है, जिससे न सिर्फ फसल की लागत बढ़ेगी बल्कि मंडी में अजनास की कीमतों में भी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। यूँ ये सूरत हाल महंगाई के एक नए तूफान को जन्म दे सकती है, जहाँ किसान और सारिफ दोनों दबाव का शिकार होंगे और हुकूमत के लिए ज़रई शोबे को सहारा देना एक बड़ा इम्तिहान बन जाएगा और किसान की मुश्किलात बद से बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर जाएंगी। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट साहब ने। खालिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, आइंदा चंद दिनों में फसलों की कटाई के बाद मार्केट में होंगी तमाम फसलें और ख़ास तौर पर गंदम की अगर हम बात करें तो आगे जो कटाई के इस मरहले में जो बढ़ती हुई लागत है वो किसान को किस तरह से इफेक्ट करेगी और एंड यूज़र के लिए वो कीमत क्या होगी फिर? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने किसानों की आवाज़ के लिए हमें बुलाया और इंशाल्लाह जैसे जब भी हमने हमारे मुश्किल आया तो सोनू ने हमेशा से हमारा साथ दिया है। जैसे आपने फरमाया कि जैसे जंग के असरात जो है ना, खासकर ज़राअत पर उसकी सबसे बड़ी जो गैस जो हमारी खादें हैं सबसे ज़्यादा उस पर असरअंदाज होगा। और उसके बाद आपको पता है हमारी तो हर चीज़ डीजल से चलती है और मार्केट में भी ले जाने के लिए डीजल की ज़रूरत है। बदकिस्मती से हम तो 2-3 साल से पहले, 1 साल पहले सैलाब की वजह से मारे गए, 2 साल पहले हमें गंदम का रेट नहीं मिला और इस साल भी गंदम आज पंजाब में कटाई शुरू हो गई है, लेकिन गंदम हमसे जो 26-2700 की खरीदी थी आखिरी दिनों में वो 5,000 रुपए मन बिकती रही। लेकिन बदकिस्मती से हमारी आलू की फसल आपके सामने थी कि आलू खरीदने वाला नहीं था। हमने अपनी जमीनों में उसको दोबारा काश्त कर दिया क्योंकि हम निकालने की इतना अखराजात आ रहे थे कि मार्केट में बेच नहीं सकते थे। कॉटन पिछले साल भी हमारी जो है ना मार्केट में कम हुई थी और क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत असरात जो है ना हमारे ज़राअत पर पड़े हैं, लेकिन गवर्नमेंट उस पर कोई काम नहीं कर रही। अभी आप देखें कि पिछले साल कॉटन 15 से 20 मन एवरेज आई थी और अब मैंने सेक्रेटरी जो है ना हमारे ज़राअत, उसकी मैंने कल एग्रीकल्चर की सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि हमने कॉटन का जोन बना दिया भावलपुर में और कॉटन में हम 50,000 रुपए एकड़ देंगे। हम इनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सीड अच्छा दे दें। हमारा जो 50,000 या मुख्तलिफ तरीकों से जैसे आप ट्रैक्टर स्कीम निकाल देते हैं, कार्ड स्कीम निकाल देते हैं, ये सारे करप्शन के तरीके हैं। ट्रैक्टर मुफ्त दे देते हैं, ट्रैक्टर की स्कीम है। हम आपसे पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट चारों सभाइयों से भीख नहीं मांगते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें सिर्फ फसल का रेट दें। हमारी कास्ट जो आती है गंदम, देखें जी आटा जाना है, गरीब ने भी खाना है,
लेकिन अगर आटा गंदम मेरे घर में 4-4.5 हज़ार की पड़ रही है, तो गवर्नमेंट पंजाब ने भी 3500 का रेट निकाला है, सिंध ने 3500 का निकाला है। और सिंध तो चलो खुद सूबाई गवर्नमेंट खरीद रही है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने अभी तक फैसला ही नहीं किया। वो कहते हैं हम फ्लोर मिल को, अभी कोई उनका टेंडर होगा वो फ्लोर मिलों को देंगे, फ्लोर मिल वाला अपने रिश्तेदारों से खरीदेगा। तो किसानों को डायरेक्ट जो गवर्नमेंट का तरीका था उस पर क्यों नहीं ला रहा है? सिर्फ इसलिए कि लगता है कि सीएम पंजाब साहबा की ये ना आ गई है कि गंदम मैंने नहीं खरीदनी, सिंध ने खरीदनी शुरू कर दी है। तो मैं अपील करता हूं सीएम पंजाब साहबा से कि आपने 3500 रेट कम रखा है, और फेडरल गवर्नमेंट से भी इस साल गंदम की काश्त कम है, लोगों ने गंदम अपने घरों पे रखनी है, स्टोर कर लेनी है, आपको नहीं देनी, क्योंकि आपने पीछे 2 साल से हमारे साथ जुल्म किया है। तो मैं अपील करता हूं कि जिस तरह हमारी पूरी दुनिया इस टाइम जंग के लपेट में आई हुई है, सिर्फ पाकिस्तान ज़राअत की वजह से बचा हुआ है। और अगर हम अपनी ज़राअत को 2 साल से तबाह कर दिया, और अभी जो आने वाले हालात हैं जिसमें डीजल महंगा हो जाएगा, जिसमें हमारी खादें महंगी हो जाएंगी, पिछले 2 साल से हमारे पास वसाइल नहीं थे, और सैलाब की वजह से जो हमारी तबाहियां हुई हैं, क्या हम अगले साल कॉटन काश्त करने की पोजीशन में भी हैं? इस साल हमने कॉटन छोड़ के आलू की तरफ चले गए, वो डूब गए, पिछले साल प्याज की तरफ चले गए, वो डूब गए। हमारे पास कोई रास्ता नहीं। हर साल जाके गांव में देखें, इतनी गुर्बत है, लोग अपनी बच्चों की शादियां नहीं कर सकते, अपनी सेहत पे खर्चा नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ लाहौर तो पंजाब नहीं है ना, जाके गांव में देखें, सैलाब के जो आपने बड़े बड़े ऐलानात किए थे, क्या आपने गरीबों को पैसे दे दिए? अच्छा खालिद साहब, अभी आप गंदम की बात कर रहे थे, तो अभी गंदम की कीमत फीमन कितने रुपए महंगी होने का इम्कान है, और जो एंड यूजर है उसको, उस पर इसका क्या इफेक्ट होगा? बिल्कुल आपने सही कहा। हम देखें, हमारे भी गरीब किसान जो है ना, वो 1-2 एकड़ का मालिक है, बाकी उसने भी साल खरीदनी होती है। तो हमें सबसे ज्यादा एहसास है कि गंदम आटे का जो इश्यू होता है, उस पे किसान जो है ना वो बहुत कम प्रॉफिट रखता है। वो कहता है मुझे कोई थोड़ा सा प्रॉफिट मिले, लेकिन हर किसी को आटा सस्ता मिले। लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट जो बैग 4000 का होता है वो 7000 का मिल रहा होता है, 13000 का जो 15000 का मिल रहा होता है। खाद हमें टाइम पे मिल नहीं होती, सीड हमें मिल नहीं रही होती। तो हम तो गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि कम से कम 4500 रुपए में गंदम खरीदें। आप जुल्म देखें कि पिछले साल गरीब किसान से 2600 की खरीदी, और आखिरी 3 महीने मैं अभी बलूचिस्तान में हूं, 5000 मन, सिंध में 5000 मन, इस्लामाबाद में 5000 मन, पंजाब में 4000 मन, और मेरे गरीब से किसान से 2700 की 26 की खरीदी, आज ही वो 5000 की बेची। और अभी नई फसल आ गई है, अभी तक गवर्नमेंट पंजाब ने डिसाइड ही नहीं किया कि हमने गंदम खरीदनी कैसे है। और आज आड़ती, जैसे हमारी जमीन गंदम निकल रही है, आड़ती जमीनों पे आ गया है, कह रहा 2800-2900 में गंदम अपनी दे दो, मैंने तो आपको खर्चा दिया है। हम तो इतने 3 साल में किसान रुल गया है कि अब तो हमें आड़ती अखराजात भी नहीं देते। जहां 12 एकड़ की काश्त है, हम 6 एकड़ पे आ गए हैं। अखराजात तो किसान के बढ़ चुके हैं। अब खाद, बीज, अद्वियात की कीमतों में इजाफे को कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या तजावीज़ हैं? देखें जी, हम तो गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि असल सबसे मसला हमारा 2 चीजें हमारे लिए अहम है। क्लाइमेट चेंज हो गया जी पूरी दुनिया में, खासकर पाकिस्तान में उसमें बड़ा इफेक्ट आ गया है। बेमौसमी बारिशें हो जाती हैं, सैलाब हो जाता है। अभी कॉटन है, जब फूल है उसमें पानी आ जाता है, जैसे अभी सेब है हमारा, अगर इसमें बलूचिस्तान में बारिशें हैं तो सेब की एवरेज कम होगी। हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट हमसे बैठे, इनके डिपार्टमेंट हमें बताएं, हम इनको बताएं कि यार ये पिछले साल हमने चावल काश्त किया था, हीट की वजह से उसका रिजल्ट नहीं आया, तो हम अपने हर इलाके, हर डिवीजन की इनको रिपोर्ट देते हैं, उस पे ये सीड तैयार करें। और ज़राई अद्वियात जो है, आप यकीन करें, मुल्तान में एक ही फैक्ट्री है, सारे जाते हैं उससे बनाते हैं और स्टैंप अलग अलग ले जाती हैं, और वो बिक्री होती है। ना हमें सीड मिल रहा है, ना अद्वियात मिल रही है, ना हमें खाद जो है ना, खाद भी 50% अब 2 नंबर बन रही है। और जो है ना कंपनीज, आपको पता है अभी गैस की शॉर्टेज आ जाएगी, तो क्या डीएपी अभी जो 15000 की मिलती है वो 20000 की मिलेगी इस साल? तो हम डीएपी खरीद ही नहीं सके, गंदम को नहीं डाल सके, क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं थे। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूं, खासकर फेडरल गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट को तो पता नहीं किसानों से कोई ऐसी जिद आ गई है कि वो मरियम साहबा कहती है कभी किसान माफी है। अब देखिए, ट्रैक्टर देने, एक गांव में एक ट्रैक्टर होना, तो हम पूरे गांव वाले अपनी जमीन को हल चला सकते हैं। लेकिन आप ट्रैक्टर अरबों रुपए के दे रही हैं, आप तुझे दीजिए। हम तो कुछ नहीं मांगते आपसे, हम सिर्फ कहते हैं कि मेरी फसल का रेट, जो मेरे अखराजात आते हैं, मीडिया और दुनिया बैठ जाए, वो देखे कि फार्मर्स ने कॉटन काश्त की, उसका मन की अखराजात क्या है, गंदम काश्त की, उसका मन का अखराजात क्या है, प्याज है, आलू है। लेकिन बदकिस्मती से
जब हमारे पास होती है हमारी फसल सस्ती होती है, जब दूसरे के हाथ में आ जाती है वो फ्रूट भी महंगा, वो सब्जियां भी महंगी, वो गंदम भी महंगी। अब तो चीनी खालिद आप साहब, देखिए, हुकूमत और पंजाब हुकूमत की जो आपने बात की है, पंजाब हुकूमत तो बारहा ये दावा कर चुकी है कि हम किसान का नुकसान नहीं होने देंगे, और आप बता रहे हैं किसान हर साल जो है नुकसान उठा रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है फिर? देखें जी, पिछले साल मरीम साहबा ने हमें कहा कि किसानों आप फिक्र ना करो, मैं आपके साथ हूं, आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। आप यकीन करें कि 3500 की गंदम 2600 में बेची, 2700 में बेची। अगर 2700 से ऊपर बेची तो हमारे पे पर्चा हो गया, लेकिन वो गंदम अभी 2 महीने 5-5 6-6 हजार मन में बिकी है, उस पर पर्चा क्यों नहीं हुआ? अब शुगर मालकान, खुदा की कसम, अभी ईद पे लोग रुल गए हैं, लोगों को ईद करने के पैसे नहीं थे। 2 महीने से हमने गन्ना दिया हुआ था, शुगर मिलों ने पैसे ही नहीं दिए। तो गन्ना खरीद रहे हैं, 100 मन कटौती कर रहे हैं एक ट्रॉली में। लेकिन बदकिस्मती से शुगर मालकान, क्योंकि वो गवर्नमेंट की शुगर मिले हैं, सिंध हो, पंजाब हो और केपीके हो, सब की सब उनके मालिक जो है ना गवर्नमेंट का हिस्सा है। ये नहीं कि इस गवर्नमेंट का हिस्सा है, जो गवर्नमेंट आती है वो उसका हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि जितना अरबों रुपए वो कमाते हैं कोई नहीं कराता। जिसने एक शुगर मिल थी आज उसकी 2 है, वो तीसरी लगाने जा रहा है। लेकिन गरीब किसान के पास 10 एकड़ थी, उसने आप अपनी बेच के उसकी 2 एकड़ आ गई है, और जब हमारे फैमिलियां बड़ी हो जाती हैं तो हम 1 एकड़ पे आ गए हैं। तो हम बिल्कुल, किसान मरता जा रहा है और गवर्नमेंट को इसका बिल्कुल एहसास नहीं है। बाकी तो चीजों पे खालिद साहब, तवज्जो दी जा रही है। मसला ये है कि अभी हालात कुछ बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे, चूंकि ठीक है तेल और जो डीजल की प्राइसेस हैं मजीद नहीं बढ़ी, लेकिन कितनी देर तक गवर्नमेंट जो है इसे रोक लेगी? फिलहाल इसका इफेक्ट जो है आने वाले दिनों में सामने आ ही जाएगा। अगर हालात मजीद ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी पर आप क्या असरात देख रहे हैं इसके? अब देखें जी, आप पूरी दुनिया में जंग है, आप चीजें, आप कॉटन जो है, आपने पाकिस्तान पहले कॉटन बाहर भेजता था, अभी कम से कम $3 अरब की कॉटन बाहर से मंगवा ली गई है। और इसी तरह अब जब जंगी हालात हैं, हम तो 2 साल पहले जंगी हालात में चल रहे हैं, और अभी ये मजीद जो जंग है वो तो हमें बिल्कुल ही मार देगा। जब डीजल महंगा हो जाएगा, चीजें महंगी हो जाएंगी। हम तो ऑलरेडी यकीन करें कि जितना जुल्म 3 साल से किसान के साथ हुआ है, कोई फसल, मैं कहता हूं गवर्नमेंट बैठ जाए, कोई फसल का अगर हमें रेट मिला हो, हम कर्जों में, सूद में, जमीनें हमारी नीलामी हो रही हैं, महक पे लोग बैंक आए हुए हैं गांव में, वो ऐलान करते हैं कि कल उस जमींदार की इस टाइम जमीन नीलामी हो जाएगी, उसने बैंक का सूद कर्जा नहीं दिया। जो हम अपनी एक इज्जत बचाए हुए थे, वो अब पूरे इलाके, पहले एक गांव में होता था, 10-10 गांव में वो ऐलान होता है। इसी तरह आज हमारा जनरल सेक्रेटरी किसान इत्तेहाद का वो गिरफ्तार FIA ने किया है। जुल्म ये था कि उसने एक असिस्टेंट डायरेक्टर FIA जो 1 लाख रुपए में जमीन 10 साल से ले रहा था, एक DIG का सुसर ले रहा था, वो हमने ऑक्शन कराई और वो जमीन हमने महंगे दामों खरीदी। आज इस टाइम मेरा पंजाब का जनरल सेक्रेटरी FIA फैसलाबाद ने उठाया है और वो बंद है। हम गवर्नमेंट को फंड देने के आए कि ये जो बड़ी माफिया ये बैठी है, इनको हम पीछे हटाएंगे, लेकिन आज मेरा जनरल सेक्रेटरी को बंद कर दिया। और मैं आपके चैनल पे गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूं कि पीर तक मेरा पंजाब का जनरल सेक्रेटरी ना छोड़ा, जो असिस्टेंट डायरेक्टर के भाई ने वो जमीनें ली हैं उसके खिलाफ इंक्वायरी ना हुई, जो DIG के सुसर ने जमीनें जो दबाई हुई थी गवर्नमेंट की, हमने ऑक्शन कराया, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं तो पीर से हम एहतजाज का ऐलान करेंगे। हम समझते थे कि मुल्क मुश्किलात में है, जंग में घिरा हुआ है, बहुत सारे मसाइल हैं, और हम नहीं चाहते थे, क्योंकि किसान वाद है जो मुल्क की सलामती का जामन है, फूड सिक्योरिटी का वो जामन है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अब किसान इत्तेहाद के पास क्या हिकमत अमली है? आपने ये तो बात कर दी कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, वफाकी हुकूमत को ये करना चाहिए, सूबाई हुकूमत से आपके मुतालिबात सामने आ गए हैं, तो आपके पास कोई ऐसा फार्मूला है जिससे कम से कम किसान का नुकसान भी ना हो और आम आवाम को भी सस्ते दामों चीज़ें मिले? फिर पर क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आपने 14 अरब रुपए क्लाइमेट चेंज में रख लिया और 2 मशीनें ले आई, और जिससे लाहौर से पानी से वो जो आप लाहौर को धो रहे हैं उससे धुंध खत्म हो जाएगी। उससे आप क्या पिछले साल धुंध खत्म हुई है? और उस पे क्लाइमेट पे पैसे कितने खर्च आए हैं आप वो देख लें। हम कहते हैं कि जो पैसे आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो करप्शन की नजर हो रहे हैं, हमारे साथ बैठे, हम आपको बताते हैं कि इस डिवीजन में ये फसल होगी, इस डिवीजन में ये खालिद फसल साहब, होगी, आप भी फसलों की जो बाकियात जलाते हैं तो स्मोक तो उससे भी होती है, तो आप भी तो थोड़ा सा ख्याल करें ताकि हुकूमत को भी थोड़ा सा ख्याल हो जाए आपका। देखें जी,
हमारा तो लाहौर के साथ कोई बस थोड़ा सा एरिया, बाकी इंडिया से सारी उड़ के आती है, ठीक है ना जी। जी। बाकी आप बात सही कर रहे हैं, हमने इस दफा बहुत कोशिश की है कि इस पे ठीक है। कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे शहरों में भी बैठे हैं और ठीक गाँव में भी है बैठे खालिद हैं, हुसैन तो भाट साहब, आपके मुतालिबात और आपकी तजावीज़ जो हैं वो आ चुकी हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।